हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 14वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 13 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए सभी लोग उनके पास आ गए और शिवम जी उनसे बोले, क्या हुआ डॉक्टर? ऋषभ ठीक तो है ना? ये कहते हुए उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उन सभी को परेशान देखकर डॉक्टर उनसे बोले, देखिए हमने ब्लड निकाल दी है लेकिन गोली उनके हार्ट के बहुत क्लोज होकर गई थी, जिससे उनके हार्ट पर भी इफेक्ट पड़ा है। अगर इन 8 घंटों में वो होश में आ जाते हैं तो फिर वो खतरे से बाहर है, वरना फिर हमें उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी जिसमें उन्हें कोमा में जाने के चांसेज है, इसीलिए फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर अखिल जी उन पर चिल्लाते हुए बोले, क्या मतलब आप कुछ नहीं कह सकते? अरे आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, सब कुछ आपके हाथ में ही तो होता है, इसीलिए जल्दी से हमारे ऋषभ को ठीक कीजिए। आपको जितना पैसा चाहिए उतना लीजिए, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए, लेकिन हमारे ऋषभ को कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी बात पर डॉक्टर उनसे बोले, देखिए सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उनका इलाज कर सकते हैं, उन्हें दवाई दे सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उनकी जान पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। ये सब उस ऊपर वाले के हाथ में होता है, न कि हमारे हाथ में, इसीलिए आप लोग हौसला रखें। उनकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वहीं मानवी तो सुन ही रह गई थी, उसके शरीर ने तो मानो जान ही निकल गई थी। उसकी आंखों के सामने बार-बार ऋषभ का चेहरा आ रहा था। वहीं जानवी जी उसकी हालत समझ रही थी, इसीलिए उन्होंने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तो मानवी भरी हुई आंखों से उन्हें देखने लगी, तो जानवी जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए बोली, चुप हो जाओ, इन लोगों की बातों में मत आओ। मैंने कहा ना, हमारा ऋषभ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं माँ हूँ उसकी और जानती हूँ कि मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं कि ये छोटी-मोटी चोट उसे हमसे दूर कर दे। तभी मानवी की नज़र वहीं शीटिंग हॉल के पास बने छोटे से मंदिर पर पड़ी, जिसमें छोटी सी गणपति बप्पा की मूर्ति रखी हुई थी। तो वो वहां से उठकर मंदिर की तरफ चल दी। उसकी हालत को देखते हुए जानवी जी ने इशारे से दीपिका को भी उसके पीछे जाने को बोल दिया। मानवी ने वहां जाकर सबसे पहले वहां रखे दीपक में तेल डाला, फिर उसे जलाने लगी। रह रहकर उसकी आंखों के सामने ऋषभ को उसे बचाना, उसे खुद से दूर कर धक्का देना, उसे गोली लगना याद आ रहा था। साथ ही ऋषभ के कहे वो लफ्ज जब उसने मानवी से कहा था कि उसे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे वो कुछ नहीं होने देगा, उसके कानों में गूंज रहे थे। कितनी परवाह थी उसकी आंखों में उस वक्त मानवी के लिए। ये सब याद करते हुए मानवी के दिल में एक टीस सी उठ रही थी, लेकिन आज अपने मन के दर्द को किससे कहे यही उसे समझ नहीं आ रहा था। जब इंसान अपने अंदर कुछ टूटता महसूस करता है तो उसे अपनी फीलिंग दूसरों को बताना कैसे है, समझाना कैसे है, ये भी समझ नहीं आता। उसने गणपति जी के सामने हाथ जोड़े और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके साथ ही आंखों में ठहरे आंसू बह निकले। वो अपने मन में बोली, बप्पा आप तो सब जानते हैं, मेरे मन की व्यथा भी। अपनी जिंदगी में मैंने जिसे चाहा वही मुझसे दूर हो गया। बचपन में माँ पापा का साथ छूट गया, मामा मामी के प्यार से भी महरूम रही, नानी माँ को जान से ज्यादा चाहती थी, वो भी मुझसे दूर हो गई। हर एक अपने का साया सर से उठता चला गया, लेकिन मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, बल्कि आपकी नियति को सर झुकाकर अपनाया, मुश्किलों से समझौता कर लिया। लेकिन आज ऋषभ जी को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख पाऊंगी। मैं नहीं जानती उनके लिए इस दिल में क्या है, लेकिन एक अनजान सी डोर से बंध चुकी हूँ उनके साथ, इसीलिए उन्हें मुझसे दूर मत कीजिए, मैं जी नहीं पाऊंगी। उनके दूर जाने के ख्याल से ही सांसें रुकती हुई महसूस हो रही है। वो सुकून बन चुके हैं मेरा, प्लीज मुझे मेरा सुकून लौटा दीजिए। तभी दीपिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तो मानवी ने आंखें खोलकर उसे देखा तो दीपिका उससे बोली, भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चलिए वहां उठकर बैठकर आराम कर लीजिए, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मानवी ने हाँ में सिर हिलाकर वहीं पर रखी पूजा की थाली में से थोड़ा सा कुमकुम अपने हाथ में ले लिया और उसके साथ सभी लोगों के पास चली गई। सबके पास आकर वो जानवी जी से बोली, माँ मैं उनके पास अंदर बैठ जाऊं? तो जानवी जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तो मानवी अंदर चली गई। वहीं शिवम जी, अखिल जी और सरिता जी को लेकर एक प्राइवेट रूम में चले गए, क्योंकि दोनों की उम्र की वजह से उन दोनों का ज्यादा देर तक बैठना ठीक नहीं था। मानवी अंदर आई और धीमे कदमों से ऋषभ के पास आने लगी। इस वक्त सबके चेहरे पर ऋषभ के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। साथ ही मॉनिटर पर फ्लैश रेट
चलती हुई दिखाई दे रही थी। मानवी ऋषभ के पास आई और वहीं रखे चेयर पर बैठकर उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर कुछ चोटों के निशान थे जो कि लड़ते वक्त आए थे। उसने हाथ में लिए हुए कुमकुम से थोड़ा सा कुमकुम लेकर एक छोटा सा टीका ऋषभ के माथे पर लगा दिया। फिर ऋषभ के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी अंगुली को अंगूठे पर लगाकर उस हाथ को अपनी मांग की ओर ले जाने लगी और ऋषभ के हाथ से अपनी मांग भरवा ली। फिर उसके चेहरे को देखने लगी तो उसकी आंखों के सामने ऋषभ के साथ बिताए पल आने लगे, जिसमें कभी ऋषभ का उस पर गुस्सा करना, कभी उसे परेशान करना, कभी उसे छेड़ना, उसे देखकर मुस्कुराना, सब कुछ एक रील की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगा, जिससे उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जो कि जल्द ही चली गई, क्योंकि जल्दी ही उसे इस हर पल में खुद का ऋषभ के साथ किया गया व्यवहार याद आ गया। इस वक्त उसे अपनी हर वो बेरुखी याद आ रही थी जो उसने ऋषभ के साथ हर समय की थी। ऋषभ जब भी उससे प्यार से बात करता तभी वो उससे बेरुखी दिखाती। उन्हें याद करते हुए मानवी का दिल सोचने पर मजबूर हो गया कि ऋषभ ने उसे हर पल हंसने, मुस्कुराने, उससे चिढ़ने की वजह दी थी। लेकिन मानवी उसने इतने दिनों तक ऋषभ को क्या दिया सिवाय बेरुखी के, वो भी क्यों? क्योंकि वो अपने अतीत की कड़वी यादों की वजह से किसी और को अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहती थी। फिर से कोई अनकहा दर्द अपने आप को नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो चाहती तो अपने दर्द को ऋषभ के साथ बांट सकती थी। आखिर अतीत के साये में जीने से उसे क्या मिलता? क्या पता ऋषभ का साथ उसके अतीत के जख्मों के दर्द को मरहम का काम करता, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी झूठी नफरत में ऋषभ से दूर जाना था। और फिर भी बदले में ऋषभ ने उसकी जान बचाई। इतनी मुश्किल घड़ी में भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। आखिर क्यों किया ऋषभ ने ऐसा? इन्हीं बातों को याद करते हुए मानवी का हाथ ऋषभ के सर पर चला गया और वो प्यार से उसका सर सहलाने लगी। फिर ऋषभ के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उससे बोली, बहुत खराब है आप, हमेशा अपनी चलाते हैं। कहा था मैंने वहां से चलते हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं माने। अब देखिए क्या हालत कर ली आपने अपनी। हमेशा आपको अपनी मनमानी करनी होती है। पहले जबरदस्ती अपने मन की कर आपने मुझे अपने पास रखा, फिर मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे दिल में अपने एहसास जगाते रहे। कितनी कोशिश की कि आप इस दिल में ना आए, पर आप ना बहुत बेशर्म है। इतनी कोशिशों के बाद भी बेशर्मों की तरह मेरे दिल में घुस गए और अब भी अपने मन की कर रहे हैं। लेकिन अब आपकी एक नहीं चलेगी, अब आपको मेरी सुननी होगी। फिर ऋषभ के हाथ को चूमते हुए भर्राए गले से बोली, मुझे माफ कर दीजिए ऋषभ जी, लेकिन मेरी बेरुखी की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आज मुझे एहसास है कि मेरे अनदेखा करने पर आपको कैसा। आई एम सॉरी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से आपको एक नई मानवी देखने को मिलेगी, जिसका दिन भी आपसे शुरू होगा और रात भी आप पर ही खत्म होगी, जिसकी निगाहें आपसे शुरू होकर आप पर ही रुकेगी, जो जिएगी भी आपके लिए और आपके लिए ही मरेगी। जाने कितनी देर वो ऐसे ही ऋषभ से बातें करती रही, जाने वो कौन सा पहर था जब उसकी आंख लग गई और वो वहीं ऋषभ के पास कुर्सी पर बैठे-बैठे ही सो गई। दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन किसी को वक्त का कोई ख्याल नहीं था। सभी ऋषभ की चिंता में बैठे हुए थे। वहीं अंदर मानवी ऋषभ के पास ही बैठी थी और उसे देख रही थी कि तभी ऋषभ की आंखों में कुछ हलचल हुई। एक पल के लिए मानवी चौंक गई कि तभी ऋषभ के हाथ ने, जो कि मानवी के हाथ में था, हलचल की, जिससे महसूस करते ही मानवी तुरंत उठकर डॉक्टर को आवाज लगाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग सकते में आ गए। डॉक्टर भी अंदर रूम में पहुंच गए और मानवी को बाहर जाने को बोलकर ऋषभ को चेक करने लगे। वहीं मानवी सभी के साथ परेशान खड़ी थी कि तभी डॉक्टर बाहर आए और सभी से मुस्कुराते हुए बोले, डोंट वरी, ही इज आउट ऑफ डेंजर। अब सर्जरी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, तब आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। नाउ एक्सक्यूज मी, इतना कहकर वो वहां से चले गए। वहीं ऋषभ की सलामती की खबर सुनकर सभी के चेहरे खिल गए। दीपिका खुशी में सरिता जी की गले लग गई। वहीं जानवी जी ने भी मानवी को अपने गले से लगा लिया और वहीं मानवी मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। थोड़ी देर बाद ऋषभ को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अखिल और सरिता जी को जानवी जी ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए वापस यहीं पुणे वाले घर में भेज दिया, क्योंकि उन लोगों ने रात भर से ऋषभ की चिंता में बिल्कुल आराम नहीं किया था। इसी में उनकी तबीयत बिगड़ने के चांसेस से वहीं पुलिस भी ऋषभ का बयान लेने आ चुकी थी। बस इंतजार था तो ऋषभ के होश में आने का,
जिसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। 1 घंटे बाद ही ऋषभ को होश आ गया तो पुलिस ही सबसे पहले ऋषभ का बयान लेने गई। बाकी सब परिवार वाले बाहर ही थे। थोड़ी देर बाद पुलिस के जाने के बाद सभी लोग अंदर आए। जानवी जी ऋषभ के पास आई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कैसा है अब तू, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तो ऋषभ ने ना में सिर हिला दिया, क्योंकि उसकी नजरें तो किसी और को ही ढूंढ रही थी। जिसे मानवी जी ने भी महसूस किया। वो मुस्कुराते हुए ऋषभ से बोली, तेरी नजरें जिसे ढूंढ रही है वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है, बल्कि हमारे पुणे वाले फार्म हाउस पर है। कुछ देर में आती ही होगी। तेरे दादा दादी रात भर से तेरे लिए बहुत परेशान थे और उन्होंने अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, इसीलिए मैंने मानवी को उनके साथ भेज दिया। वो तो जा भी नहीं रही थी, लेकिन मैंने जिसे उसे फ्रेश होने के लिए भेज दिया। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, रात भर तेरे लिए बहुत परेशान थी, बहुत रोई है, आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन मजाल है उसने पलके तक झपकाई हो। उनकी बात सुनकर ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर रह गया, क्योंकि इस वक्त उसका मन तो मानवी से मिलने के लिए बेचैन था। उसके बाद शिवम जी आकर ऋषभ से मिले। थोड़ी देर में सभी आपस में बात करने के बाद बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद मानवी ऋषभ के लिए सूप लेकर हॉस्पिटल आ गई। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके ऋषभ के रूम के दरवाजा खोला तो अंदर दीपिका चेयर पर बैठी ऋषभ से बातें कर रही थी और ऋषभ बस बेमन से हाँ ना में सिर हिला रहा था। जैसे ही ऋषभ की नज़र मानवी पर पड़ी तो वो एकटक उसे देखने लगा। दोनों की नजरें आपस में मिली और दोनों सुध-बुध खोकर एक दूसरे को निहारने लगे। जहां पहले से ही ऋषभ की आंखों में मानवी के लिए जज्बात थे, वहीं आज मानवी की आंखों में भी ऋषभ के लिए अनेकों अनकहे जज्बात उमड़ रहे थे। दीपिका ने उन दोनों को एक दूसरे में यूं खोए हुए देखा तो मुस्कुरा उठी और हल्के से गला साफ करते हुए दोनों का ध्यान तोड़ते हुए मानवी से बोली, आ गई भाभी, आप देखिए ना, भाई कब से आपकी राह देख रहे हैं। हम लोग कितनी देर से यहाँ पर है, लेकिन इन्हें हमारी चिंता है ही नहीं। इनकी नजरें बहुत देर से आपको देखने के लिए बेचैन थी। अब देखिए कैसे उनकी आंखों में सुकून उतर आया है। अब थोड़ा इनके दिल को भी सुकून दीजिए। मैं यहीं बाहर हूँ, अगर मेरी जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। फिर शरारत से ऋषभ की ओर देखकर मानवी से बोले, वैसे लगता नहीं है कि आप दोनों में से किसी को भी मेरी जरूरत पड़ेगी। उसकी बात सुनकर दोनों ही झेंप गए और एक दूसरे से अपनी नजरें उठा ली। वहीं इतना कहकर दीपिका मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। मानवी चलकर ऋषभ के पास आई और टिफिन को टेबल पर रखकर उसे ओपन करते हुए बोली, अब कैसी तबीयत है आपकी? ये कहते हुए वो ऋषभ से नजरें नहीं मिला रही थी, क्योंकि इस वक्त उसकी आंखें नम थी। वहीं ऋषभ उसे एकटक देख रहा था। उसकी नज़रों से मानवी की नम आंखें छुप नहीं पाई थी, इसीलिए वो मानवी से बोला, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आंखों में इस वक्त नमी क्यों है? वहीं मानवी जो एक बाउल में ऋषभ के लिए सूप निकाल रही थी, उसकी बात सुनकर उसके हाथ रुक गए। फिर वो अपनी आंखें साफ करते हुए हल्के से मुस्कुराकर ऋषभ से बोली, नहीं नमी कहाँ, वो तो रात भर ठीक से सो नहीं पाई इसीलिए, और अभी आते वक्त आंखों में धूल भी चली गई थी, तो बस इसीलिए। इतना कहकर अपना काम करने लगी। उसकी बात सुनकर ऋषभ जानबूझकर मानवी को टोंट मारते हुए बोला, ओ धूल चली गई, या फिर ऐसा तो नहीं कि शायद तुम मेरे बच जाने से उदास हो, सोच रही होगी कि अगर मैं मर गया तो आराम से मुझसे आज़ाद हो जाओगी, लेकिन मैं तो बच गया और अपना दुख किसी से कह भी नहीं सकती, इसीलिए आंसू बहाकर अपना दुख निकाल रही हो। उसकी बात सुनकर मानवी हैरानी से उसे देखने लगी और फिर ऋषभ के पास आते हुए बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं ऋषभ जी। महादेव की कसम, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया और उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, हाँ तो अच्छा भी तो नहीं चाहा, अगर चाहती तो इस वक्त जो महसूस कर रही हो उसे मुझसे बताती, ना यूं अपनी दिल की बातों को दिल में ही रखती। फिर अपने ड्रिप लगे हाथ में हल्के से मानवी के गालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब बोलो इतनी परेशान क्यों हो जो इस तरह मुझसे नजरें चुरा रही हो? ये वो मानवी तो है नहीं जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें करती है, हर बात का जवाब देती है। ऋषभ की इस हालत का जिम्मेदार मानवी खुद को समझ रही थी, इसीलिए गिल्ट के कारण वो ऋषभ से नजरें नहीं मिला पा रही थी और ये बात ऋषभ समझ गया था। ऋषभ की बात का मतलब समझकर मानवी स्तब्ध रह गई। सिर्फ कुछ ही दिनों में कितनी अच्छी तरह से ऋषभ उसे जान गया था और वो ऋषभ को गलत ही समझती आई। इन्हीं बातों को सोचकर मानवी ऋषभ के सीने से लगकर रोने लगी। वहीं ऋषभ उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने लगा। वहीं मानवी रोते हुए बोली, क्या जरूरत थी आपको मेरी जान बचाने की? मर जाने देते मुझे।
आप मेरी वजह से आपकी ये हालत है, मैंने तो हमेशा आपको बेरुखी दिखाई है, तो आपने मेरी जान बचाने के लिए ऐसा क्यों किया? आप जानते भी हैं अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरे घर वालों का क्या होता, मेरा क्या होता? बोलिए क्यों किया आपने ऐसा? कहते हुए मानवी सवाल भरी नजरों से ऋषभ को देखने लगी, तो ऋषभ हल्के से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसकी हंसी से मानवी चिढ़ गई और गुस्से में ऋषभ से बोली, अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैंने कुछ पूछा है, उसका जवाब दीजिए। तो ऋषभ ने मानवी को हल्के से अपनी तरफ खींच लिया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब कर लिया और अपनी गहरी प्यार भरी नजरों से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हमें उनसे मोहब्बत है इतनी कि उनके किसी से हंसकर बात कर लेने से अपने इस दिल को जलाते हैं, और फिर भी वो हमसे पूछते हैं कि हम उनके लिए अपनी जान पर क्यों खेल जाते हैं। ऋषभ का जवाब सुनकर मानवी हैरान रह जाती है और एकटक ऋषभ को देखने लगी। वहीं ऋषभ मानवी के इतने पास होने से उसकी खुशबू से बहकने लगा और धीरे धीरे उसके चेहरे को अपने और करीब लाने लगा। उसके लफ्ज़ सुनकर मानवी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी और ऋषभ से बोली, लेकिन क्यों? मेरी बेरुखी के बदले मुझसे प्यार क्यों? मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं खुद आपके लायक नहीं हूँ। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। जब आप मेरे अतीत के बारे में जानेंगे तो खुद ही मुझसे दूर हो जाएंगे। वो अपनी बात आधी ही कह पाई थी कि ऋषभ ने उसके होठों पर अपनी अंगुली रख दी और उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें खुद से दूर करूँगा या खुद से दूर जाने दूंगा। इस बात को तुम भूल ही जाओ, क्योंकि ऋषभ सहगल जिसे अपनी जिंदगी में शामिल करता है तो पूरी जिंदगी उसका साथ निभाता है, और तुम तो खुद मेरी जिंदगी बन चुकी हो। और रही तुम्हारे अतीत की बात, तो हमारे पास बहुत टाइम है उसे एक दूसरे से साझा करने के लिए, और यकीन मानो तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे मैं हमारे इस खूबसूरत रिश्ते के बीच कभी नहीं आने दूंगा। ऋषभ के कहे गए शब्द मानवी के दिल में उतर रहे थे। वो एकटक ऋषभ को देखने लगी, पर ऋषभ के आखिरी शब्द सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं ऋषभ जो मानवी की करीबी से उसकी खुशबू में बहकने लगा था, वो मानवी को अपने बेहद करीब करते हुए बोला, और रही बात तुम्हारे मुझे बेरुखी दिखाने की, तो अब प्यार दिखा दो। आखिर हिसाब तो बराबरी का होना चाहिए। वैसे भी अभी हमारे पास बहुत टाइम है और हम अकेले भी हैं, तो बोलो क्या कहती हो? ऋषभ के लफ्ज सुनकर मानवी से कुछ कहते ही नहीं बना। वो ऋषभ से दूर होने लगी, पर हो नहीं पाई, क्योंकि ऋषभ ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। अब जाकर उसे ऋषभ और अपनी करीबी का ख्याल आया, तो उसके गालों पर हया की लाली छा गई। वो ऋषभ से नजरें चुराने लगी, साथ ही उसकी बाहों से निकलने के लिए झटपटाने लगी। पर आज चाहकर भी वो खुद से ऋषभ को अलग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जज्बातों का सैलाब तो उसके दिल में भी उमड़ रहा था। दोनों के ही दिल एक दूसरे के करीब आने के लिए बेताब थे। वहीं ऋषभ ने जब मानवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान देखी, तो उसके दिल को सुकून आया। यही तो वो चाहता था कि मानवी उसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानना छोड़ दे और उस गिल्ट से बाहर आ जाए। इसीलिए उसने मानवी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस तरह से बातें की। ऋषभ की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर मानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज वो खुलकर ऋषभ के साथ इस पल को जीना चाहती थी। वहीं ऋषभ भी उसकी मंजूरी पाकर अगला कदम उठाने को तैयार था। दोनों के ही लब एक दूसरे से मिलने वाले थे कि तभी अचानक से रूम का दरवाजा ओपन हो गया, जिसे सुनकर मानवी जल्दी से ऋषभ से अलग होकर दीवार की तरफ मुंह करके अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने लगी। वहीं ऋषभ गुस्से में सामने खड़ी नर्स को घूरने लगा, जो कि उसे इंजेक्शन देने आई थी। वहीं नर्स उस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ऋषभ से बोली, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट आपको इंजेक्शन देने का टाइम हो गया है। इतना कहकर ऋषभ के पास आई और उसे इंजेक्शन देने की तैयारी करने लगी। वहीं ऋषभ अभी भी उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, जिन्हें महसूस कर वो नर्स अंदर ही अंदर डर रही थी। वहीं ऋषभ के इस रिएक्शन से मानवी को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया हुआ था। इंजेक्शन देने के बाद खुद को नॉर्मल दिखाते हुए ऋषभ से वो बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है सर? तो जो ऋषभ पहले से ही उससे चिढ़ा हुआ बैठा था, उसे घूरते हुए बोला, मेरी तबीयत तो ठीक है मिस, लेकिन अगर आप अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसकी बात का मतलब समझते हुए ही नर्स हड़बड़ा गई और ओके सर, मैं बाद में आती हूँ, इतना कहकर वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद ऋषभ ने मानवी की तरफ देखा, जो अपना मुंह छुपाए हल्का हल्का हंस रही थी। उसे हंसते देख ऋषभ चिढ़ते हुए उससे बोला, ओ मैडम, अगर आपका हंसना हो गया हो तो क्या आप यहाँ आकर इस बेड को थोड़ा ऊंचा करने का कष्ट करेंगी?
इस पर लेटे लेटे मेरी पीठ में दर्द होने लगा है। हाँ मैं करती हूँ। इतना कहते हुए मानवी ने बेड के पास आकर ऋषभ के बेड को थोड़ा ऊंचा कर दिया और उसे सहारा देते हुए उसकी पीठ के पीछे पिलो लगा दिया, जिससे उसे बैठने में कोई तकलीफ ना हो, और सूप को उठाकर ऋषभ के पास ले आई। वही ऋषभ ये सब करते हुए मानवी को एकटक देख रहा था, और मानवी को अपनी इतनी केयर करते देख उसके दिल को भी सुकून मिल रहा था। कुछ पता चला हमें किडनैप करने के पीछे और आप पर हमला करने वाले लोग कौन थे? खुद को एकटक देख रहे ऋषभ को सूप पिलाते हुए मानवी बोली। पहले ऋषभ उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा, फिर मानवी से बोला, इन सब के पीछे अनुष्का और मेरे कंपटीटर विक्रम का हाथ है। अनुष्का नाम सुनकर मानवी के हाथ ही रुक गए और वो ऋषभ को देखने लगी। वहीं ऋषभ आगे बोला, हमसे बदला लेने के लिए अनुष्का ने हमें किडनैप कराया, जिसके लिए उसने राका को हायर किया था। लेकिन तुम चिंता मत करो, राका ने खुद अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूला है, साथ ही अनुष्का के खिलाफ सबूत भी दिए हैं। तो मानवी परेशान होते हुए ऋषभ से बोली, अगर आपको जब इतनी सारी बातें पता है तो फिर आपने पुलिस से अनुष्का के खिलाफ कोई एक्शन लेने को क्यों नहीं कहा? मैंने सुना है आपने उनके ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं किया। तो ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, वो इसीलिए मिसेस सहगल कि आपके पति को अपने दुश्मनों को खुद ही सजा देना पसंद है। इस बार उन्होंने मुझे मात दी क्योंकि मेरा सारा ध्यान आप पर लगा हुआ था, वरना मजाल है कि आज तक मेरे कोई ऊपर एक कोई बाल भी मेरा छू पाया हो। इसीलिए उन्होंने जो किया है उसकी उन्हें सजा मिलेगी। वो जिंदगी से मौत के लिए तड़पेंगे, और वो मैं उन्हें अपने तरीके से दूंगा, जब तक उन्हें कुछ दिन शांति से जीने दो, क्योंकि उसके बाद उनकी जिंदगी में ऋषभ सहगल ऐसा तूफान लाएगा जो उन्हें इस दुनिया से उड़ा ले जाएगा। उसकी बात पर मानवी कुछ नहीं बोली। वही उसे कुछ न बोलते देख ऋषभ समझ गया कि वो अभी भी परेशान है, इसीलिए वो वापस से उसे तंग करने के लहजे में बोला, वैसे एक चीज उन्होंने अच्छी की, देखो ना मुझे एक गोली लगी तो तुम मेरे इतने करीब आ गई, तुम्हारी सारी बेरुखी खत्म हो गई। काश एक और गोली लगी होती तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत जगा जाती, और फिर मैं तुम्हारी मोहब्बत में आखिरी सांस। वो इतना ही कह पाती है कि मानवी उसके होठों पर अपना होठ रख देती है। वो ऋषभ उसकी तरफ देखता है तो वो नाम में अपना सिर हिला देती है। कुछ पल दोनों यूं ही खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मानवी उसे सूप पिलाकर वापस से लिटा देती है। थोड़ी देर में ही ऋषभ को इंजेक्शन के असर से नींद आ जाती है। वहीं मानवी सोफे पर बैठकर लैपटॉप में ऑफिस का काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीता और ऋषभ को हॉस्पिटल में एक हफ्ता हो गया था। उसकी तबीयत अब पहले से काफी ठीक हो चुकी थी। वहीं इन बीते दिनों में मानवी ने पूरे दिल से उसका ख्याल रखा था। अब ऋषभ को लेकर उसकी फीलिंग और भी स्ट्रोंग हो गई थी। अब वो ऋषभ के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उसे अपने अतीत का सच बताना चाहती थी। आज ऋषभ को डिस्चार्ज मिलने वाला था, जिसके बाद वो अपने प्राइवेट चॉपर से सीधे मुंबई जाना चाहते थे। उसके सारे एम्प्लॉइज पहले ही उससे मिलकर मुंबई जा चुके थे। बाकी के फैमिली मेंबर्स पहले ही मुंबई के लिए निकल चुके थे। सिवाय मानवी के, वो अब ऋषभ को एक पल भी अकेला करके छोड़ना नहीं चाहती थी। उसका सुबह का नाश्ते से लेकर रात के खाने का, दवाइयों का, सबका ख्याल वही रखती थी। वहीं ऋषभ मानवी के इस बदले हुए रूप से बेहद खुश था। दोनों ही इस रिश्ते की इस वक्त एक नई शुरुआत थी। इस वक्त दोनों ही डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे और डॉक्टर की बातों को सुन रहे थे। डॉक्टर ऋषभ की फाइल देखते हुए ऋषभ से बोला, वैसे तो अब आप पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप वापस जाने के बाद अपने ऊपर वर्क का कम प्रेशर ले और एक आध हफ्ते घर पर ही काम करें, क्योंकि अभी आपका घाव पूरी तरह से भरा नहीं है। इसीलिए वर्क का प्रेशर कम लेना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आप जल्द ही पूरी तरह से ठीक भी हो जाएंगे। जी डॉक्टर, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। इतना कहते हुए मानवी ने उनके हाथ से फाइल ले ली और ऋषभ के साथ उनके केबिन से बाहर आ गई और दोनों लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर आ गए, जहां उनका चॉपर पहले ही तैयार खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ निशा पब में बैठी बेहद गुस्से में ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रही थी। उसकी दोस्त आयशा ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। आयशा उसके हाथ से गिलास छीनते हुए गुस्से में बोली, बस कर निशा, और कितना पिएगी? तेरे इस तरह यहाँ बैठकर ड्रिंक करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, बल्कि तेरी सेहत बिगड़ जाएगी, इसीलिए प्लीज शांत हो जा। तो निशा गुस्से में गिलास को वहीं टेबल पर पटकते हुए बोली, तो क्या करूं मैं? उस कमीने विक्रम के लिए मैंने ऋषभ को धोखा दिया।
और उस कमीने ने मुझे धोखा दिया और उस अनुष्का की बाहों में जाकर समा गया। उसकी वजह से मैंने ऋषभ के साथ प्यार का नाटक किया और वो धोखेबाज साला और अब खुद उस अनुष्का के साथ मजे कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में मुझे क्या मिला? मेरा ऋषभ भी मुझसे दूर हो गया, वो भी अब मानवी का हो गया है और तू कह रही है कि मैं शांत रहूं। तो आयशा उसे समझाते हुए बोली, देख मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू इस विक्रम पर भरोसा करके ऋषभ जैसे पावरफुल आदमी से पंगा मत ले, लेकिन तू नहीं मानी। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तेरे पास अभी भी वक्त है। ऋषभ को इस वक्त तेरे कारनामे के बारे में नहीं पता है, इसीलिए तू अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जा, जैसे ऋषभ ने मानवी के साथ किया है, क्योंकि वो विक्रम तेरे लायक नहीं और अब ऋषभ भी तेरा नहीं हो सकता। इसीलिए बात को समझ। आयशा की बात सुनकर कुछ देर निशा शांत रही, पर उसकी आंखों में कुछ अलग ही जुनूनियत भरे भाव दिख रहे थे। वो आयशा को देखते हुए बोली, विक्रम ने जो भी मेरे साथ किया उसके बाद मैं खुद भी उसे अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहती। मैं उसके खिलाफ जितने भी सबूत हैं उन सबको ले जाकर ऋषभ को दे दूंगी, लेकिन ऋषभ को अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगी। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो मेरा है, उस मानवी का नहीं। उसकी जुनून भरी बातें सुनकर आयशा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो निशा से कुछ कहने ही वाली होती है कि निशा उसे इग्नोर कर अपना क्लच उठाते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ और मानवी मुंबई पहुंच चुके थे। जैसे ही उनकी कार शैगल मेंशन पहुंची तो मानवी ने अपने कंधे पर सर रखकर सो रहे ऋषभ को देखा, जो गहरी नींद में था। उसकी नजदीकी से पहले ही मानवी का दिल 200 की स्पीड से धड़क रहा था और ऋषभ इन सबसे बेखबर अपने ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ था। मानवी ने धीरे से उसके कंधे पर टैप करते हुए उसे हिलाया। तब ऋषभ ने कुनकुनाते हुए अपनी आंखें खोली और मानवी से धीरे से बोला, घर आ गया? तो ऋषभ उठकर सीधा हो गया। वहीं इतना कहकर मानवी ने कार का डोर खोला और खुद बाहर आ गई। फिर ऋषभ को सहारा देते हुए उसे बाहर निकाल लिया। वहीं ड्राइवर गाड़ी पार्किंग में लगाने चला गया। मानवी और ऋषभ दोनों दरवाजे पर आए तो जानवी जी ने उन दोनों को बाहर ही खड़े रहने को बोला और खुद आरती की थाली लाई। वहीं सरिता जी ने जल्दी से आकर ऋषभ की नजर उतार दी। वहीं जानवी जी ने आकर ऋषभ को टीका किया, फिर उसकी आरती करी। फिर मानवी के साथ उसे सहारा देते हुए घर के अंदर ले आई। क्योंकि अभी जख्म हरा था, इसीलिए जानवी जी मानवी के साथ ऋषभ को उसके कमरे में ही ले गई। तो ऋषभ बेड पर बैठते हुए उनसे बोला, माँ पापा और दादू कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? उनकी बात पर वो बोली, हाँ तेरे दादू ऑफिस चले गए, क्योंकि तू इतने दिन से यहाँ नहीं था, इसीलिए घर के किसी मेंबर को वहाँ जाना जरूरी था। और तेरे पापा तेरी बुआ को लेने गए हैं। तेरी हालत के बारे में जानकर वो बहुत परेशान हो गई, इसीलिए यहाँ आने की जिद पर अड़ी हुई थी। उनकी बात ऋषभ बस अपनी बुआ जी के नेचर को याद करते हुए सिर हिलाकर रह गया। थोड़ी देर बात करने के बाद जानवी जी नीचे सरिता जी के पास चली गई। वहीं मानवी भी फ्रेश होकर नीचे जाकर किचन में जानवी जी की मदद करने लगी। थोड़ी देर बाद मानवी जब ऋषभ के लिए लंच लेकर आई तो ऋषभ को देखकर गुस्से से भर उठी। ऋषभ सोफे पर बैठा हुआ था और अपने कान में ब्लूटूथ लगाए सामने अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। साथ ही लगातार किसी को ब्लूटूथ के जरिए इंस्ट्रक्शंस भी देते जा रहा था। जब मानवी ने ऋषभ के सीने पर गौर किया तो उसे ऋषभ पर बहुत गुस्सा आया। अपने काम के चलते उसने खुद पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट पर खिंचाव होने की वजह से उसके घाव से खून निकलने लगा था, जिसके धब्बे उसकी व्हाइट शर्ट पर लग चुके थे। मानवी ने गुस्से में दनदनाते हुए ऋषभ के पास आई और उसके लैपटॉप को बंद कर झटके से उसे दूर कर दिया। ऋषभ, जिसके हाथ से एकदम से लैपटॉप छीन लिया गया था, वो ना खुशी भरे भाव से मानवी को देखने लगा, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। ये क्या हरकत है? काम क्यों नहीं करने दे रही हो? खिंचते हुए ऋषभ ने कहा। मानवी चिढ़ते हुए बोली, अच्छा मेरी हरकत दिख रही है तो आप क्या कर रहे हो? क्या इसीलिए जिद कर अपने पेशों के घमंड पर आपने डॉक्टर से छुट्टी ली थी और इसी वजह से जिद करके वापस मुंबई आने को कहा था, ताकि आप यहाँ आकर अपने सेहत का ध्यान न करते हुए काम में जुट जाए? अरे आपको कुछ अक्ल है कि नहीं? जरा खुद को देखिए, घाव से खून रिस रहा है, लेकिन आप है कि बेपरवाह होकर काम में लगे हुए हैं, जबकि डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था अभी आपको आराम की जरूरत है। फिर भी आप। फिर वो क्लोजेट रूम की तरफ जाते हुए ऋषभ से बोली, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं आप? जल्दी से शर्ट उतारिए, तब तक मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। इतना कहकर वहां से चली गई। वहीं ऑफिस में बैठे लोगों ने जब ऋषभ को किसी से डांट खाते सुना तो वो लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन है जो
ऋषभ की क्लास लगाने की हिम्मत कर सके। वहीं अखिलेश जी ने जब मानवी की आवाज़ सुनी जो ऋषभ को डांट रही थी, तो वो हंसने लगे। पीयूष का भी सेम यही हाल था। वो अपना मुंह दबाते हुए अपनी हंसी रोक रहा था। वहीं जब ऋषभ ने अपनी दादाजी की हंसने की आवाज़ सुनी तो उसने जल्दी से कान पर से ब्लूटूथ निकालते हुए उसे बंद कर दिया। तब जाकर उसने अपना ध्यान खुद पर दिया तो देखा सच में उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। तभी मानवी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई तो देखा ऋषभ अभी भी वैसे ही खड़ा था। तो वो उस पर गुस्से में फिर से चिल्लाई, अब क्या आपको इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा कि आपकी ड्रेसिंग करनी है तो कृपया अपनी शर्ट उतारे। उसकी आवाज़ से ऋषभ अपने सेंस में वापस आया और हाँ हाँ कहते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, लेकिन उससे खुल ही नहीं रहे थे। तो झुनझुलाते हुए मानवी उसके पास आई और ऋषभ के हाथों को झटक कर अपने हाथ से बेख्याली में बटन खोलते हुए उससे गुस्से में बोली, आप सिर्फ बातों के शेर है, बाकी काम में ढेर है। बताइए, बटन तक नहीं खुल रहे आपसे और बातें बड़ी बड़ी करवा लो। मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इतना कहते हुए उसने अपना सर उठाकर ऋषभ को देखा जो एकटक उसे ही देख रहा था। अब जाकर मानवी को अपनी और उसकी पोजीशन का ख्याल आया। दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। इतना कि एक दूसरे की सांसों की गर्माहट एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। तो मानवी झटके से ऋषभ से दूर हो गई और हकलाते हुए ऋषभ से बोली, सॉरी वो मैं एक काम कीजिए, आप ड्रेसिंग कर लीजिए, तब तक मैं नीचे जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि ऋषभ जो उसके खुद से दूर जाने से नाखुश होकर उसे घूर रहा था, उसने जल्दी से हरकत करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, जिसके साथ ही मानवी की सांसें थम सी गई और ऋषभ के आगे बात सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ऋषभ मानवी से, तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम यहाँ से चली गई तो ड्रेसिंग कौन करेगा? अब जब शर्ट तुमने खोली है तो ड्रेसिंग भी तुम ही करोगी, और वैसे भी चोट लगी है मुझे तो मैं तो ड्रेसिंग कैसे कर सकता हूँ? इतना कहकर वापस से सोफे पर बैठ जाता है। उसकी बात सुनकर मानवी पलटते हुए अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोली, क्यों? चोट तो आपकी चेस्ट पर लगी है, हाथ बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक मुझे पता है किसी भी काम को करने के लिए हाथों की ज़रूरत होती है, तो फिर आप ड्रेसिंग क्यों नहीं कर सकते? क्या इसके लिए भी आपके लिए 10 नौकरों को बुलाऊँ? मानवी की बात सुनकर ऋषभ चिढ़ गया और वो चिढ़ते हुए उससे बोला, तुम मेरी बीवी हो ना, तो तुम्हारा फर्ज है मेरी केयर करना, और एक पट्टी बांधने से तुम थक नहीं जाओगी। फिर मानवी को चिढ़ाते हुए, इससे अच्छा तो मैं हॉस्पिटल में था, वहाँ पर रोजी मेरी हर एक ज़रूरत को कितना अच्छे से ख्याल रखती थी, पर पता नहीं मोहब्बत के किस दुश्मन ने उसे वहाँ से शिफ्ट करा दिया और उसकी जगह उस मोटू को रख दिया। उसकी बात सुनकर मानवी झेप गई। आखिर उसके ही कहने पर तो रोजी की ड्यूटी ऋषभ के बोर्ड से हटाई गई थी, क्योंकि उसे ऋषभ का रोजी के साथ मिलना-जुलना पसंद नहीं आ रहा था। जब भी वो दोनों करीब होते तो मानवी के चेहरे पर हमेशा जलन देखने को मिलती। पर फिर अपनी बात को संभालते हुए वो चिढ़ते हुए ऋषभ से बोली, हाँ तो बुला लीजिए ना अपनी रोजी को। एक वही तो है जो आपकी केयर करती है, बाकी सब तो बेकार में फालतू में बैठे हैं। तो ऋषभ उसके चेहरे पर जलन देखकर मजा आने लगा और वो मानवी को परेशान करने के लिए जानबूझकर झूठी आह भरते हुए बोला, काश मैं उसे यहाँ बुला पाता तो मुझे अब तक इस घाव का इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। अगर रोजी होती तो अब तक तो मेरे दर्द पर अपने प्यार का मरहम लगा चुकी होती। खैर अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं ना माँ को बोलता हूँ कि वो मेरे लिए एक अच्छी सी नर्स हायर कर ले, जिससे तुम्हें भी तकलीफ ना हो और ना मुझे दर्द। इतना कहकर जाह्नवी जी को आवाज़ लगाने लगता है कि मानवी आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उस पर चिल्लाते हुए, माँ को क्यों बुला रहे हैं? ड्रेसिंग मैं कर रही हूँ ना, थोड़ी भी सब्र नहीं है आपको? माँ वैसे ही परेशान है आपकी चिंता में, और आप उन्हें परेशान करना चाहते हैं। इतना कहकर मानवी ऋषभ के करीब आकर सोफे पर बैठ गई। वहीं ऋषभ एकटक उसे देख रहा था। मानवी ने धीरे से उसके सीने पर से शर्ट को हटाया। इस दौरान जैसे ही उसकी कोमल अंगुलियां ऋषभ के चौड़े और सख्त सीने से टच हुई तो ऋषभ की धड़कनें बढ़ गई। उसका दिल बेतहासा जोरों से धड़कने लगा। वहीं मानवी ने वहां पर पहले से ही हो रही ड्रेसिंग को धीरे से निकाला, फिर घाव को कॉटन से साफ करने लगी। वहीं उसकी मुलायम अंगुलियों के बार बार टच से ऋषभ की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। आज मानवी की नज़दीकी से कुछ सोए हुए अरमान जागने लगे थे, जो आंखों में चाहत का रूप लेकर दिखने लगे थे, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए उसने सोफे से सर टकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं उसके धड़कते दिल की धड़कन को सुन मानवी ने अपना सर उठाकर ऋषभ को देखा, जो आंखें बंद करे लेटा हुआ था। तो मानवी को लगा उसे दर्द हो रहा है। इसी वजह से वो उसके और करीब जाकर घाव पर फूंक मारते
मारते हुए ट्यूब लगाने लगे। वहीं मानवी की गर्म सांसों को अपने सीने पर महसूस कर ऋषभ ने कसकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध ली और अपने जज्बातों को काबू करने लगा। मानवी की सांसों की वो मीठी सी महक उसके जिस्म से होते हुए उसके रग रग में घुलने लगी थी। वहीं मानवी का हाल भी उससे अलग ना था। वो खुद इस वक्त अपने अंतर्मन से जूझ रही थी। साथ ही ऋषभ की नजदीकी उसे अपने होश खोने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही मानवी ने अपना काम खत्म किया तो वो वहां से जाने लगी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसकी इस हरकत पर मानवी उसे देखने लगी तो ऋषभ ने उसके पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और मानवी से बोला, कैन आई किस यू प्लीज? उस दिन तुमने कहा था कि तुमने हमेशा मुझे अपनी बेरुखी दिखाई है, तो क्या आज मुझे खुद को प्यार करने का मौका दोगी? उसके सवाल सुनकर मानवी हैरान रह गई। उसे कुछ बोलते नहीं बना। वो हकलाते हुए ऋषभ से बोली, वो मैं, मुझे काम, इतना कहते हुए पीछे खिसकने लगी। तो ऋषभ ने एक हाथ उसकी कमर में डाल उसे अपने करीब खींच लिया और एकटक उसे देखते हुए बोला, ये वो मैं मत करो, बस मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। कैन आई यू किस यू? तो मानवी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, इसीलिए वो हाँ या ना दोनों में ही अपनी गर्दन हिलाने लगी। उसके कन्फ्यूजन में सिर हिलाने को देखकर ऋषभ मुस्कुराया और मानवी की कमर पर अपनी पकड़ को कसते हुए अपने और करीब ले आया, इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में घुल रही थी। वहीं मानवी ने अब ऋषभ के अगले कदम को भांपते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, तो दूसरी तरफ ऋषभ, जो मानवी की करीबी से मदहोश हो रहा था, उसने एक हाथ को मानवी की कमर तो दूसरा हाथ उसके बालों में पीछे से फंसाते हुए उसे बिल्कुल अपनी आगोश में ले लिया और देर न करते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। वहीं मानवी ने अपने हाथों को ऋषभ के कंधों पर रखा हुआ था और उसकी शर्ट को कस के पकड़ा हुआ था। थोड़े टाइम बाद मानवी ने भी अपने होठों से हरकत करना शुरू कर दिया। दोनों पेशेंटली एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, जो कि बढ़ते टाइम के साथ डीप होता जा रहा था। जहां ऋषभ के हाथ मानवी की कमर को सहला रहे थे, वहीं मानवी के हाथ ऋषभ के बालों में चल रहे थे। दोनों को इस समय अपने आसपास की किसी चीज का होश नहीं था और दोनों हर चीज से बेखबर एक दूसरे में खोए हुए थे। पूरी दुनिया से बेखबर ऋषभ और मानवी एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों को अपने आसपास किसी भी चीज की सुध नहीं थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। इस आवाज को सुनने के साथ ही दोनों झटके से एक दूसरे से अलग हो गए। ऋषभ ने सर उठाकर दरवाजे की ओर देखा तो उसका कमीना दोस्त विशाल खड़ा हुआ था, जिसने आज उसके प्यार भरे पलों में रुकावट डाली थी। वहीं मानवी का तो शर्म से बुरा हाल था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो ऋषभ के एहसासों में खोकर खुद के होश को खो बैठी और क्यों ऋषभ को इस तरह अपने करीब आने दिया, वो भी दोपहर के टाइम जब कोई भी ऋषभ से मिलने आ सकता था। वहीं ऋषभ, उसे इस वक्त विशाल पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चले तो वो उसकी जान ही ले लेता। वहीं विशाल की शक्ल तो ऋषभ के एक्सप्रेशन को देखकर ही रोने जैसी हो गई थी। वहीं मानवी, वो जल्दी से सामान समेटकर बॉक्स में रख वहां से नीचे चली गई। वहीं विशाल ने उसे अपने बगल से जाते हुए देखा, फिर सामने ऋषभ की तरफ देखने लगा। तभी एक पिलो आकर उसके चेहरे पर आकर लगा, जो कि ऋषभ ने उसकी तरफ फेंका था। तभी ऋषभ वापस से एक और कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए गुस्से में बोला, कमीने, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था क्या? क्या जरूरत थी तुझे मेरे प्यार भरे पलों में घुसने की? अगर आ भी गया था तो चुपचाप वापस चला जाता। तू ना दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, मेरी मोहब्बत का दुश्मन। तो विशाल उस कुशन को पकड़ते हुए बोला, अरे शांत हो जा मेरे बाप, मैं तेरे लिए इतनी मुश्किलों से लड़कर तुझसे मिलने आया हूँ और तू है कि मेरी मेहमान नवाजी करने की जगह मुझे लताड़ रहा है। अब मुझे क्या पता था कि तू अपने कमरे में अपनी बीवी के साथ गुटरगू कर रहा है, पता होता तो आता ही नहीं। तू कहे तो मैं अभी वापस चला जाता हूँ, पर सच कहते हैं लोग कि शादी होने के बाद दोस्त बदल जाते हैं। दोस्त बीवी मिलने के बाद दोस्त को भूल जाता है। अब हमारा यहाँ ही है ही कौन दोस्त? दोस्त दोस्त न रहा। चलता हूँ यार, अब शायद ही तुझसे कभी मिलूं। इतनी नौटंकी करते हुए वो पीछे मुड़कर जाने लगता है। अगर नौटंकी कर ली हो तो यहाँ आकर बैठ जा, मेरा बस चले तो मैं तुझे चाय की जगह जहर पिला दूं। लेकिन वो गई है ना, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। और हाँ, अभी तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर ही आ रही होगी, तब तक यहाँ आकर बैठ। उसकी बात सुनकर विशाल जल्दी से दौड़कर आकर उसके पास बैठ जाता है और उसे टाइट हग कर लेता है। तो ऋषभ भी मुस्कुरा उठता है। वहीं विशाल इमोशनल होते हुए ऋषभ से बोला, कैसा है तू अब, ठीक तो है ना? जब मुझे पता चला कि तुझे गोली लगी है तो मैं बहुत डर गया था। उसी वक्त तेरे पास आना चाहता था पर ऑफिस की वजह से नहीं आ सका।
तो ऋषभ उसकी पीठ थपथपाते हुए मुस्कुराकर बोला, बस कर कमीने, मरा नहीं हूँ मैं, ठीक हूँ। एक छोटी सी गोली इस ऋषभ सहगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो इतना इमोशनल मत हो। फिर उसे खुद से दूर करते हुए, और चल हट, दूर हट, अगर मेरी बीवी ने तुझे ऐसे मुझसे चिपकते हुए देख लिया तो कहीं मुझे गलत ना समझ ले। उसकी बात सुनकर विशाल हैरानी से उसे देखता है, फिर झूठे गुस्से से एक मुक्का उसके पेट में मारते हुए उससे बोला, क्या बोला तू? भाभी गलत समझेगी तो समझने दे। मैं भाभी से कह दूंगा कि हम तो बचपन के लंगोटिया यार हैं, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ सो भी चुके हैं। उसकी बात पर ऋषभ ने उसे घुरकर देखा, फिर गुस्से से बोला, क्या बोल रहा है? हम कब साथ में सोए? और एक बात बता, तेरे और मेरे घर के बीच सिर्फ 1-1.5 घंटे का फासला है, तो फिर तुझे यहाँ तक पहुँचने में कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ा? उसकी बात पर विशाल आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, क्यों झूठ बोल रहा है? भूल गया 2 साल पहले जब हम कैंपिंग के लिए गए थे, तब हमने एक दूसरे के साथ बेड शेयर किया था। और रही मुसीबत की बात, तो उसका तो नाम ही मत ले। तुझे नहीं पता आज तेरे पास आते वक्त मेरे साथ क्या क्या हुआ। पहले सिग्नल टूटा तो उसका फाइन भरना पड़ा, फिर एक ऐसी सिरफरी मोहतरमा से पाला पड़ा जो दिखने में तो बेहद सुंदर थी, लेकिन जबान की उतनी ही कड़वी। उसने मुझे पिटवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जैसे तैसे जान बचाकर यहाँ आया हूँ। यहाँ वो ऋषभ को अपनी राम कथा सुना रहा था, वहीं एक नौकर उनके लिए चाय और कुछ स्नैक्स ले आया और टेबल पर रखकर जाने लगा। तो ऋषभ ने उसे रोककर उससे पूछा, रामू, तुम क्यों ये सब लाए हो, और मानवी कहाँ है? उसकी बात पर रामू ऋषभ से बोला, वो ऋषभ भैया, नीचे मानवी भाभी की काकी और उनकी छोटी बहन आई है। उन्हें भी आपको गोली लगने के बारे में पता चला तो वो आपको देखने के लिए चली आई। वो बस उनसे ही बात कर रही है, थोड़ी देर में उनके साथ यहाँ ऊपर आती होगी। वो इतना ही कह पाता है कि तभी ऋषभ को अपने कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आने लगती है, तो रामू वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।